वेलकम टू कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल। आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। कैसे हैं आप सब लोग? आइए भाई, हम लोग अपने ARO 2023 एग्जाम के लिए साहब सीरीज के अंतर्गत मौर्योत्तर काल से जुड़े हुए पहली क्लास को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट तथ्यों को देखा और साथ ही साथ उस पर आधारित 20 यानी 20 क्वेश्चन भी सॉल्व किए। आइए आज के सेशन की करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 21 से। तो आप सब लोग मेरे साथ फटाफट एक एक क्वेश्चन का आंसर भी करते चलिएगा और लास्ट में हमें बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हो पा रहे हैं। तो आज के लिए रहा ये क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था? ये महत्वपूर्ण बात है। स्टूडेंट यहाँ पे अश्वघोष की बात करें तो ये तो जुड़े रहे हैं, चरक भी हैं, नागार्जुन हैं। तो कौन नहीं जुड़ा था इनके दरबार से? तो निश्चित तौर पे आंसर क्या हो जाएगा? पतंजलि हो जाएगा। ये पतंजलि वही हैं जिन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की। वास्तव में पतंजलि शुंगकालीन एक अच्छे विद्वान रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? ये बात यहाँ पे की गई। अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अश्वघोष गए थे, पार्श गए, वसुमित्र गए, तो कौन नहीं गया? ये हैं विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? हम लोगों ने पिछली क्लास में रबतक अभिलेख के बारे में डिटेल में जाना है, फिर भी आइए जरा इस क्वेश्चन के ऑप्शन में देखें। तो पहला कहता है श्रावस्ती, श्रावस्ती तो नहीं था भाई। कौशाम्बी था, पाटलिपुत्र था, चंपा था। तो ये क्या आंसर हो जाएगा? आपका विकल्प ए हो जाएगा। थोड़ी इसकी व्याख्या को देख लें तो आपको बताना चाहूँगा कि जो रबतक अभिलेख है वास्तव में अफगानिस्तान में सुर्ख कोटल के निकट रबतक नामक स्थान से मिला है और 1993 में ये प्राप्त हुआ। वास्तव में ये अभिलेख यूनानी लिपि तथा बैक्ट्रियन भाषा में लिखा गया है और इस अभिलेख से कुषाण वंश के महान शासक कनिष्क के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है और इसी अभिलेख में हमें 4 शहरों का नाम मिला है। उनके नाम है साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा। इससे स्पष्ट है कि श्रावस्ती का जिक्र रबतक अभिलेख में नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? यहां तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने की बात करें तो वास्तव में आपको यहां पे बता दूं, सुश्रुत, हाँ इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। बागभट्ट की बात करता हूं तो किसने प्राप्त किया था? तो सुश्रुत ने प्राप्त नहीं किया, बागभट्ट ने प्राप्त नहीं किया, लेकिन स्टूडेंट चरक और जीवक ये दोनों ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। सो इस क्वेश्चन का आंसर सी और डी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट, शुंग वंश के बाद भारत में किस वंश ने राज किया? तो इसका नाम है कण्वा या कण्व वंश। यहां पे बताता चलूं कि शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति था। यह अपने ही अमात्य वासुदेव के द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नए राजवंश की स्थापना की उसे कण्व या कण्वायन या कण्वा वंश के नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी एक ब्राह्मण वंश रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक? वर्ण व्यवस्था का रक्षक तो निश्चित तौर पे यह महान शासक सातवाहन वंश का गौतमी पुत्र सातकर्णी था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था? ऑप्शन है सातवाहन, पल्लव, चोल, चालुक्य। नो डाउट ये आंसर आपका होगा सातवाहन वंश। आपको याद है ना कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया? सिंधुक, सिमुक या सिप्रक नामक व्यक्ति ने किया। इसने क्या किया था? कर्ण वंश के अंतिम राजा सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना किया था। सिमुक निम्न में से किसका संस्थापक था? तो अभी हम लोगों ने बातचीत कर ली है, यह है सातवाहन वंश का संस्थापक। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो नो डाउट उस चीनी जनरल का नाम था पान चाओ।
निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत से बाहर तक फैली थीं? तो निश्चित तौर पे यह कुषाण वंश ही था जिसकी सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? मौर्य काल, कुषाण काल में, गुप्त काल में, हर्षवर्धन काल में। अगर हम देखें तो मौर्य काल में इस तरह की हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती, गुप्त काल में और हर्षवर्धन काल नहीं जी, यहाँ पे प्रारंभ होने की बात की जा रही है। तो निश्चित तौर पे यह प्रथम शताब्दी ईस्वी की बात है और वंश है कुषाण वंश। आगे आपसे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता से चित्रित धूसर मृदभांड मिला है? नहीं, गलत बात। कुषाणों के यहाँ से गांधार कला शैली, हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है, ये तो बिल्कुल सही है। मुगलों की अजंता चित्रकारी, गलत है। मराठा पहाड़ी चित्र शैली, यह भी गलत है। सो यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गांधार शैली। इतना आपको बताता चलूं कि कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। एक का नाम था गांधार शैली और दूसरा का मथुरा शैली। अब देखिए सवाल में कहता है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली और फूली। तो इसमें आप टेंशन फ्री होकर आंसर दीजिए, कुषाणों के समय में। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अब कौन सुमेलित सही नहीं है ये जानना है। तो कुषाणों ने, अब ये राजवंश का नाम है, यहाँ सिक्कों की धातुओं की बात की गई है। तो कुषाणों ने सोने और तांबे के सिक्के चलाए, यह सही है, यानी सही सुमेलित है। गुप्त शासकों की बात करें तो सोने और चांदी यानी स्वर्ण और रजत चलाया, यह भी ठीक है। सातवाहन शासकों ने सोने के सिक्के चलाए, गलत बच्चों। तांबे, शीशे वगैरह से इन्होंने सिक्के चलाए, स्वर्ण सिक्के इन्होंने नहीं चलाए। सो ये आपका गलत होगा, यानी सुमेलित नहीं है। इस दृष्टिकोण से यही मेरा आंसर होगा, जबकि कलचुरी वंश के शासकों ने स्वर्ण, रजत और तांबे के सिक्के चलाए थे। आइए अगले क्वेश्चन पर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले। यहाँ पर आप सबको सुमेलित करना है। अगर सुमेलित करने की बात करें तो आप सबको पता है कि जो गांधार कला है कुषाण से जुड़ी है, तो सबसे पहले हमारा 3 आ जाएगा। इसके बाद में अगर हम जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो रुद्रदामन प्रथम से जुड़ा है, यानी 3 के बाद 4 आना चाहिए। मिलिंद पन्हों की बात करें तो मिनेंडर से जुड़ा है, 1 आ जाएगा। तक्षशिला लेख की बात करें तो पतिक, यानी इसके बाद में 2 आएगा। 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, ये है करेक्ट ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया है इस पे। अफगानिस्तान का जो बामियान प्रसिद्ध था भगवान बुद्ध की प्रतिमा के लिए। यहाँ आपको बताता चलूँ कि अफगानिस्तान का जो बामियान है पहाड़ियों को काट कर बनाई गई बुद्ध की प्रतिमाओं के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भगवान बुद्ध की इस प्रतिमा को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही रहा, जो कला शैली भारतीय और यूनानी यानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसको क्या कहते हैं? उसको गांधार कला कहते हैं। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है, भारतीय तथा फारसी कला का नहीं, भारतीय तथा चीनी कला का बिल्कुल नहीं, भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का नहीं जी, हमने पढ़ा है भारतीय तथा यूनानी कला का। सो आंसर आपका डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्वरित चट्टान यानी शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? अगर यहाँ की बात करें तो मौर्य मूर्ति कला नहीं, मथुरा मूर्ति कला नहीं, भरहुत नहीं, क्या था? गांधार मूर्ति कला आपका आंसर। नेक्स्ट, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? तो देखिए ये तो आप सबको पता है कि यूनानियों के बाद भारत में शक आते, शकों के बाद कुषाण आते हैं। सो निश्चित तौर पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत की कुछ भागों को अपने अधीन किया। तो निश्चित तौर पे उसका नाम है डेरियस प्रथम। निम्न राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश जो दिए गए हैं चालुक्य,
पल्लव, राष्ट्रकूट, इनमें सबसे प्राचीनतम है सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो निस्संदेह ये है मत्स्य पुराण। और इस मत्स्य पुराण की बात करें तो कुल 30 राजाओं के नाम मिलते हैं। कितने? कुल 30 राजाओं के नाम यहाँ पर मिलते हैं हमको, जिनमें सबसे लंबी सूची। तो कुल मिला के हमने किसकी बात की? पुराणों की बात की। तो पुराणों में कुल 30 राजाओं के नाम मिलेंगे पुराणों में। लेकिन स्पेशली अगर मत्स्य पुराण की बात करते हैं स्टूडेंट, तो मत्स्य पुराण में कुल 19 राजाओं की सबसे लंबी सूची हमें देखने को मिलती है। तो आप क्या कहेंगे कि पुराणों में कुल 30 राजाओं के बारे में पता चला, लेकिन सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में है, जहां कुल 19 राजाओं का विवरण हमें देखने को मिलता है। सातवाहनों की राजधानी, ये तो एक सेकंड में ठूंक दीजिए, अमरावती। निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? तो यहां पे हो जाएगा भाई प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान, क्योंकि अगर हम उस प्रश्न के संदर्भ में थोड़ी सी बात कर देते तो शुरुआत में उनकी जो वास्तविक राजधानी थी प्रतिष्ठान या पैठन थी, हालांकि आरंभिक राजधानी उनकी अमरावती थी। सो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। शुरुआत में अमरावती वास्तविक राजधानी या बाद में बन जाती है प्रतिष्ठान या पैठन। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसके बारे में बात करेंगे, जहां पे लिखा है निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण जिक्र किया गया? पुष्यमित्र शुंग नहीं, खारबेल नहीं, गौतमी पुत्र सातकर्णी हाँ, सुशर्मन नहीं। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी को नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण नाम से संबोधित किया गया, जिसका तात्पर्य है ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन आप देखें तो जो नासिक अभिलेख और शासक है, तो नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र का है, ये तो सही सुमेलित हो गया। हाथी गुंफा बहुत ही प्रसिद्ध है खारबेल का, यह भी सही है। भीतरी स्तंभलेख तो पुलकेशिन द्वितीय का, ये गलत है, क्योंकि वास्तव में भीतरी स्तंभलेख स्कंद गुप्त का है। किसका भाई? स्कंद गुप्त का है, गुप्त वंश के शासक स्कंद गुप्त का ये है। सो ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी गिरनार रुद्रदामन का ये बड़ा ही फेमस है, ये भी सुमेलित है। सो आंसर हो जाएगा भीतरी। आइए अगली क्वेश्चन पे देखते हैं, जो कि कथन और कारण से जुड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन की बात अगर करूं तो कहता है कि कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, यह बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरी बात कहते हैं उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोट की थी, यह बिल्कुल गलत है। यानी आपका ए सही है और आर गलत है। तो इसके लिए जो विकल्प हमें देखना है उनमें से करेक्ट आंसर आपका विकल्प सी हो जाएगा। आइए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। राजा खारवेल का नाम तो बहुत ही फेमस है, ये हाथी गुंफा लेख के साथ में जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक है? अशोक नहीं, तो बौद्ध के लिए फेमस रहे। हर्ष शैव, शुरू में बाद में बौद्ध धर्म हो जाते हैं। पुलकेशिन द्वितीय वैष्णव शैव, लेकिन यहाँ पे जैन धर्म के संरक्षक के तौर पर हम सम्मान से खारवेल का नाम लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से जुड़ा है? तो वास्तव में इसके वंश का नाम था स्टूडेंट चेदी वंश। चेदी वंश, यहाँ पे थोड़ी सी आपको डिटेल समझा दूं। कलिंग का चेदीवंशी शासक खारवेल भारतीय प्राचीन इतिहास के महानतम शासकों में इसका एक नाम लिया जाता है सम्मान से। उड़ीसा प्रांत में भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी की पहाड़ी से हाथी गुंफा से उसका एक लेख बिना तारीख वाला प्राप्त हुआ है, और यही अभिलेख उसके इतिहास को जानने का एकमात्र स्रोत है। इस अभिलेख से स्पष्ट तौर पर पता चलता है कि उसका जैन धर्म की तरफ जबरदस्त झुकाव था। आइए क्वेश्चन नंबर 52 पर गौर करें। स्टूडेंट, हम यहाँ पे बात करने वाले आपसे निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? अभी जस्ट हमने पीछे भी देखा इस पर, तो ये है खारवेल। अगला है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध कहाँ से है? तो अगर इसकी बात करें महामेघ वाहन वंश से, तो ये देखिए कहता है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है? तो आप कहोगे कलिंग नरेश का जो संबंध था
महामेघवाहन वंश से, फिर कहता चेदी वंश से, सातवाहन वंश से, रठ भोजक वंश से, उपरोक्त में से किसी से नहीं। अब जरा मैं इसकी व्याख्या कर दूं अगर आपके लिए, या उपरोक्त में एक से अधिक से, दोनों बातें कही गई हैं, उपरोक्त में से किसी से नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक से। थोड़ी मैं व्याख्या करता हूं तब आप लोग आंसर इसका क्लियर करो। कलिंग का चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। ध्यान सुनना, महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, ना कि वंश। अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन होता है? खारबेल। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आ गई कि महामेघवाहन नामक व्यक्ति है, तो स्वाभाविक तौर पर उस वंश को महामेघवाहन वंश भी कहा जाएगा और इसे चेदी वंश के नाम से कहते हैं। तो इसका उत्तर एक से अधिक हो जाएगा। एक से अधिक होने की परिस्थिति में हम विकल्प ई अपना सही उत्तर चुनेंगे। आइए आज के सेशन का अंतिम सवाल डिस्कस करते हैं। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में है? तो निश्चित तौर पर यह विधि के क्षेत्र में है। अगर हम थोड़ी सी डिटेल में इसको बता दें आपको, तो पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है उसके न्याय संबंधी सुधारों के कारण। जस्टिनियन ने रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन को एक नया रूप प्रदान किया या उसके लिए वह उत्तरदायी है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा विधि। डियर स्टूडेंट, ये था आपका मौर्योत्तर काल से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण सेगमेंट, जिसमें हमने 2 क्लास में पूरा डिटेल में डिस्कस किया। एक में हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट और 20 सवाल किया। आज के सेशन से 21 से लेकर 54 सवालों तक डिस्कस कर दिया है। ये सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे की क्लास में हम सबसे पहले गुप्त काल और फिर गुप्तोत्तर काल के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।